हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर मुबशर लुकमान चैनल। दिस इज बुशरा खान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कटिंग टू द चेस, सबसे पहला मेरा सवाल मिस्टर मुबशर साहब से होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? मैं अस्सलाम वालेकुम ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, बारिशें हो रही हैं लाहौर में। बहुत ज्यादा तेज तूफानी नॉन स्टॉप मैं कहूंगी। इट्स रेनिंग हेविली हियर। लेकिन आप बताइए, आपका कैसा जा रहा है वेकेशन इन यूके? बट अच्छा है, यूके इज ऑलवेज गुड। आई लाइक यूके। इंडीड इंडीड। एनीवेज सर, सवालात पर आते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि भारत ने अपने एक और पड़ोसी मुल्क पर हमला किया है इजरायली ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए। तकरीबन कोई 150 के हम कह सकते फिगर है। लेकिन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा वो कहती है कि उन्होंने वहां के तंजीम कैंप्स पर हमला किया है म्यांमार के। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत के जो पूरे रीजन के अजाइम है ना, वो कोई ढके छुपे तो है नहीं किसी से। और पाकिस्तान से उन्होंने मार खाई है, दबाकर मार खाई है। और उनके मुंह पे चपेड़े मारी हैं पाकिस्तान ने। तो अब वो हिंदुस्तान के अंदर जो एक डायस्पोरा है, उनका पूरा जो सवाल उठाना शुरू हो गया है उनकी आर्मी की स्ट्रेंथ के ऊपर, उनकी आर्मी की प्रोफेशनलिज्म के ऊपर, प्रिपेयर्डनेस के ऊपर, $85 बिलियन पर एनम के बजट के ऊपर। तो अब उन्होंने उसको कहीं जस्टिफाई करना है। उन्होंने एक बड़ा वीक सा टारगेट चुना, म्यांमार, और उसके अंदर जाके ड्रोन से उन्होंने अटैक कर दिया। उन्होंने तो दो तीन उनके ऑफिसर्स भी मार दिए। तो बेसिकली अगर यही काम वो पाकिस्तान पे करते तो उनको लग पता जाता। लेकिन इससे कम से कम भारत के जो रीजन के अंदर अजाइम है वो तमाम दुनिया को पता चल गए हैं। और मैं आपको बताऊं कि भारत ने अपने लिए क्या मुश्किल पैदा की है कि इसकी वजह से जो उसकी क्वेस्ट थी यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सीट हासिल करने की, वो अब खत्म हो गई है। क्योंकि अब वो पूरी नहीं होगी। उसके अजाइम जो हैं वो बेनकाब हो चुके हैं लोगों के आगे। और अभी भारत जो है एक बड़ी डेंजरस गेम खेल रहा है। म्यांमार में जाने का मतलब है, ये उन्होंने अब दलाई लामा को खुश किया है। और दलाई लामा जो है, उसका और चाइना का एक इशू चल रहा है, आज से नहीं, बड़ा पुराना है। तो भारत जो है, जितना दलाई लामा की सपोर्ट में कुछ करेगा, तो चाइना से रिटेलिएशन जो है, तो उस सूरत में वो लद्दाख से हाथ धो बैठेगा। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों भारत के हाथ से निकल जाएंगे, ये मैं आपको आज गारंटी कर रहा हूँ। आपने बिल्कुल ठीक बात की सर। मूविंग ऑन, भारत से रिलेटेड जब बात करते हैं पाकिस्तान और भारत की, मिस्टर मैक्रोन की स्टेटमेंट भी है कि देखिए किस तरह से पाकिस्तान ने फतह हासिल की, स्नब करते हुए इंडिया के प्लान्स को। लेकिन इंडिया जो बाज नहीं आया अब तक। कोशिश करे कि हमारे एयर बेसिस को तबाह करे, कोशिश करे कि कुछ ना कुछ करता रहे, पाकिस्तान को डेंट करता रहे। आपको लगता है जंग हो सकती है दोबारा पाकिस्तान इंडिया की? जी, इंडिया पाकिस्तान की एक जंग तो एक्सपेक्टेड है, तकरीबन अक्टूबर नवंबर उसकी टाइमलाइन है, बिहार के इलेक्शन से पहले। क्योंकि मोदी जो है वो तड़प रहा है। और अब बिहार के आरएसएस जो इलेक्शन। है, जी, आरएसएस जो है वो अब मोदी को रिप्लेस भी करना चाह रही है। और उनका कहना है कि जी, जब मोदी आए थे ना, तो उन्होंने वाजपेयी के अगेंस्ट जो कैंपेन की थी वो यही की थी कि जी ये उम्र रसीदा है और नौजवान खून को आगे आना चाहिए। तो अब मोदी खुद उस एज में पहुंच चुके हैं। और जो कैंपेन उन्होंने वाजपेयी के अगेंस्ट की थी वो उनके अगेंस्ट चल रही है। तो एक वो मेरा ख्याल है ही वांट्स अ ट्रॉफी ऑफ सम काइंड वॉर के अंदर पाकिस्तान से। क्योंकि अभी तो उनको वो नहीं मिल रही। अब तो पूरी दुनिया मान गई है कि भारत को मूंगी खानी पड़ी है और उसकी यकीनन। नाक जो जमीन से रगड़ दी है। तो अब वो करेगा। लेकिन और उसमें एक और चीज वो करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात उन्होंने बहुत इंक्रीज कर दिए हैं और उसमें शिद्दत आ गई है। तो इंडिया ये चाह रहा है कि पाकिस्तान इस चीज़फायर की वायलेशन करे, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे वो दोबारा जलील ना हो और वो कह सके कि देखो पाकिस्तान ने पहले हमला किया है। इसलिए पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा वारदातें जो है उनकी शिद्दत आई हुई है। लेकिन जब भी होगा, जो कि होगा, तो मैं आपको बताऊं वो भारत की फिर आखिरी जंग होगी। उसके बाद टुकड़े टुकड़े हो जाएगा इंडिया जो है। जिस तरह से आप हमेशा से प्रिडिक्ट करते आ रहे हैं और आप अभी भी अपनी इस प्रिडिक्शन पर कंफर्म्ड है कि बिहार के इलेक्शन से पहले जो जंग है एक्सपेक्टेड है कि एक जी, स्ट्राइक इंडिया खुद से स्टार्ट ले। तो सर, जी। आपने कहा इंडिया तकरीबन पूरा वाइप आउट हो जाएगा, ग्रुप्स बन जाएंगे और मुस्लिम वहां से निकलेंगे, मुस्लिम कम्युनिटीज। क्या हम कह सकते हैं ये तीसरी आलमी जंग की तरफ प्रॉपर इशारा है? नहीं, वैसे तो एक तो मैंने ये नहीं कहा कि मुस्लिम कम्युनिटीज निकलेंगी। मुख्तलिफ रियासतें जो हैं वो टूटेंगी उनसे।
जिसमें मणिपुर है, जिसमें खालिस्तान है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है। ये जो चिकन नेक के ऊपर जो रियासतें हैं वो हैं, लद्दाख उनसे निकलेगा, और कश्मीर जब निकलेगा इंशाल्लाह तो वो आप कह सकते हैं कि एक मुस्लिम स्टेट है। तो अदरवाइज नहीं, हिंदुस्तान जो है वो इट इज हेडिंग फॉर इट्स डिमाइस, और वो आपको और हमें अपनी जिंदगी में इंशाल्लाह देखने को मिल जाएगा। ठीक हो गया। तो मूविंग ऑन, बात करते हैं एयर इंडिया 171। उसकी हम्म। इंक्वायरी रिपोर्ट आ चुकी है, प्लीज बताइए। देखिए, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है ना वो कहती है कि फ्यूल इनपुट करने वाले जो वॉल्व्स थे उनको बंद किया गया, फ्यूल की सप्लाई को कट ऑफ किया गया, और वो कॉकपिट के अंदर दो स्विचेस होते हैं जो फ्यूल के होते हैं। अच्छा, वो ऐसे स्विच नहीं होते जैसे कि लाइट को आपने ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया, ऑन ऑफ हो गई। वो स्प्रिंग से अटैच्ड होते हैं, आपको यू हैव टू पुल इट आउट एंड पुट इट अप, या पुल इट आउट एंड पुट इट डाउन। तो वो मैन्युअली हो सकता है। अच्छा, जहाज में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि अगर कोई पावर फेलियर होता है, कुछ होता है, तो उसकी वजह से वो फ्यूल इंजेक्शन स्विचेस जो हैं वो खुद से ऑफ हो जाए। और यानी अब जो एयर इंडिया की जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट उन्होंने निकाली है वो काफी इनकम्प्लीट है और इनकंसिस्टेंट है। मसलन वो कह रहे हैं कि जी एक पायलट ने कहा कि व्हाई डिड यू शट द फ्यूल, दूसरे ने कहा आई डिड नॉट। यानी अब इसका मतलब है कि कौन कर सकता है। देखें, को पायलट फ्लाई कर रहा था, ये तो हमें पता है कि को पायलट फ्लाई कर रहा था, तो कैप्टन जो था वो उसके वो कंट्रोल्स के ऊपर फ्री था, इसलिए हमें ये पता है कि वो फ्यूल जो सिस्टम्स हैं उनको कैप्टन ने कट ऑफ किया। अच्छा, अब कैप्टन की भी हिस्ट्री आ रही है, काफी लंबी हिस्ट्री है कि उनकी वाइफ की जब डेथ हुई थी तो उसके बाद वो काफी डिप्रेशन में चले गए थे, और वो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट हो रहा था उनका प्राइवेटली, और वो मेडिसिन ले रहे थे डिप्रेशन वगैरह की। तो ऐसा पहला भी हो चुका है एयरलाइंस में, ऐसी बात नहीं है, पहली दफा नहीं है। लेकिन एयर इंडिया के कप्तान जो हैं वो प्रॉबेबली सुसाइड मिशन पे थे, और उन्होंने अपने साथ 241 पैसेंजर्स और 19 जो डॉक्टर्स नीचे थे उन सबको लेके वो चले गए ऊपर। और अब एयर So, इंडिया इसको तो छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एयर इंडिया की मैं आज लिस्ट देख रहा था, जी, जो पिछले 3 साल में जब से टाटा ग्रुप ने टेक ओवर किया है, तो उन्होंने कितनी वायलेशंस की हैं और कितने उनके सेफ्टी रेगुलेशंस जो हैं वो वीक हैं। उनका एसएमएस जो है टोटली उड़ा हुआ है, और उनकी पायलट ट्रेनिंग और क्रू ट्रेनिंग जो है वो काफी वीक है, फ्लिमजी है। ऐसे भी केसेस हो चुके हैं, आप अगर गूगल करेंगे तो आप देखेंगे, मैं आपको हैरानकुन केसेस बता रहा हूँ कि एक पैसेंजर ने दूसरे पैसेंजर पे पेशाब करना शुरू कर दिया। तो ये भी हो चुका है वहां पे। तो यानी बाकी चीजों को छोड़ दें, अब बहुत फ्रीक्वेंट हुआ है कि जी लेट टच डाउन हुआ है रनवे पे, और वो ओवरशूट कर गया रनवे से प्लेन जो है, टेल्स जो है वो टेक ऑफ करते हुए लगी हैं। ये पायलट ट्रेनिंग को एक्सपोज कर रहा है, और ये बड़ा फ्रीक्वेंट है। कल मैंने एक वीलॉग किया था कि डोंट फ्लाई बाय एयर इंडिया। एक्चुअली मैं एज अ पाकिस्तानी वो नहीं कर रहा था, मैं एज एन एविएटर कर रहा था कि एयर इंडिया जो है उसके बड़े सीरियस इश्यूज हैं, और मैं तो इंडियंस को वार्न कर रहा हूँ कि तुम एयर इंडिया से मत फ्लाई करो। तो दैट इज इट। अब ये ओपन एंड शट केस है कि पायलट ने खुद जहाज को गिराया, कैप्टन ने, और इस पे बड़ी लंबी डिबेट हो सकती है, बट फिलहाल इतना ही काफी है, क्योंकि बिकॉज ही वाज डिप्रेस्ड अपनी बीवी के मरने के बाद, और वो रिकवर नहीं कर रहा था। अफसोसनाक वाकई है, और जी। इट सीम्स टू बी अ सुसाइडल अटेम्प्ट। एनीवेज, जी। सर मूविंग ऑन, हम बात करते हैं इंडिया से ही रिलेटेड है, फिर आई विल मूव टू द अदर गुड टॉपिक्स। जावेद अख्तर साहब, उनके साथ जो डिबेट है उसका मुझे एक क्यूरियोसिटी है, एंड आई वुड लाइक कि प्लीज इस पर जरा एक नजरसानी कीजिए। एक्चुअली जावेद अख्तर, ये पूरे जुमले में आपके साहब जो है ना लफ्ज, ये इजाफी लफ्ज है जुमले में। अक्सर जावेद अख्तर ही कह देती हैं, जोकर कह देती हैं तो ठीक है, सो कॉल्ड दानिश्वर। मुझे आज ऑर्गेनाइजर्स ने रिक्वेस्ट किया कि जी आज आप ना आए, क्योंकि जावेद अख्तर ने बीजेपी को कंप्लेन की थी कि जी इन्होंने मुबश्शिर लुकमान को इनवाइट कर लिया है, और वो देखें हार्डलाइनर है, और अफवाज पाकिस्तान का बंदा है, आईएसआई का बंदा है, मतलब जो भी वो मेरे मतलब कह सकते थे उन्होंने कहा। और ये उनका ख्याल था कि ये आके जलील करेगा, ये जो भी करेगा।
तो ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे माजरत की, उन्होंने कहा कि जी वो बीजेपी का हमारे ऊपर इतना प्रेशर है, हमारे तो घर बार भी वहीं पे है, हमारे बीवी बच्चे वहां पे है, तो वो तो उनको आज ही बैठा ले। मैंने कहा नहीं यार, आप अपने कोई फिक्र ना करें, मुझे कोई आने का शौक नहीं है उस जोकर के आगे। मैं तो इसलिए आ रहा था कि आपने इनवाइट किया था। अब अगर वो ही खौफजदा हो गया है तो उसका मसला, लेकिन जावेद अख्तर ने कहा था कि मैं पाकिस्तान जहन्नुम जा सकता हूँ, पाकिस्तान नहीं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जावेद अख्तर पाकिस्तान एक से ज्यादा दफा आ चुका है, और इंडियंस को वो झूठ बोलता है आपसे। उसको जब मौका मिलेगा वो पाकिस्तान आने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको जो सुख का सांस है वो जरा पाकिस्तान में ले सकता है। और यहाँ पे उसने एक दो यानी मुसलमान इंडियंस को बताया, मुझे उन्होंने खुद बताया कि देखो मैं बीजेपी की बुराई करता हूँ ताकि मैं इंडिया में रह सकूं। मेरी बीवी तो शबाना आजमी, जब उसको फ्लैट लेना था तो बॉम्बे में फ्लैट नहीं ले सकी क्योंकि वो मुस्लिम है। तो हम तो इतनी मुश्किलों से गुजर रहे हैं, तो ये इनको समझ नहीं आती, हमें समझ आती है। हम आपकी आपकी कमजोरियों से पूरी तरह आशना है और वाकिफ हैं। तो मैं तो आज इसलिए नहीं जा रहा कि वहां पे एक आदमी को मेरे डर से पौटियां लग गई हैं। अब मैं क्या कह सकता हूँ। प्राउड ऑफ यू सर। और मैं ये हैरान हूँ, आई एम थैंक यू। जस्ट अमेज्ड कि किस तरह से एक पूरी लॉबी है कि मिस्टर जावेद अख्तर इज सो कीन अबाउट इट कि आप आ तो नहीं रहे, अटेंड तो नहीं कर रहे, और किस तरह से उन्होंने पूरी मैनेजमेंट को इस तरफ लगा दिया कि पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर मुबशर लुकमान अटेंड न करे वो इवेंट बिकॉज यू सीम टू बी अ थ्रेट टू हिम एंड ही इज जस्ट इनसिक्योर आउट ऑफ इट। एनीवेज सर, इट्स अ गुड, आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप। जो रिएक्शन उनकी जानिब से आए वो हमारी एक और फतह हम समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक। सर, इंटरनेशनली जब देखा जाए तो रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो जंग चल रही है, उसमें यूक्रेन ऑब्वियसली ही वांट्स कि यूएस उनकी तरफ कुछ सपोर्ट दिखाए, और मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, यूएस प्रेसिडेंट ने ये दावा किया है कि वो पैट्रियोटिक एयर डिफेंस जो है, वो देगा यूक्रेन को। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? पेट्रियट मिसाइल्स जो है वो बैटरी दे रहा है उनको, लेकिन आपको बताऊं इसके पीछे भी ट्रेड है। क्योंकि उन पेट्रियट मिसाइल्स बैटरीज जो हैं वो उनके लिए पे जो है वो नेटो कंट्रीज कर रही हैं, यानी यूरोप के ममालिक जो है वो अमेरिका को पे करेंगे और अमेरिका वहां पे वो देगा। तो अमेरिका जो है वो हर हालत में, आप ये देख लें, ट्रेड करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है। और एक बात मैं हर पाकिस्तानी को बताना चाहता हूँ, जो कभी कभी पढ़े लिखे दानिश्वर हमारे आ जाते हैं ना, सो कॉल्ड, और वो आके कहते हैं कि देखो ये न्यूक्लियर की क्या जरूरत है, हम इस पे इतना लगा रहे हैं, इतना लगा रही हैं। तो अभी आपने मैक्रोन को कोट किया, जैसे जी, कि मैक्रोन जो है उसने भी पाकिस्तानी फोर्स की तारीफ की। लेकिन देखिए, यूक्रेन दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने वॉलंटरली अपने न्यूक्लियर एसेट्स को गिव अप कर दिया था, डिसआर्म कर दिया था, और हैंड आउट कर दिया था। और आज वो यूक्रेन जो है वो एक इबरत का जो है वो जगह बनी हुई है पूरी दुनिया के लिए देखने के लिए। तो जो मुल्क अपने डिफेंड नहीं कर सकते, जिन मुल्कों की अपनी फौज नहीं होती, उन मुल्कों में फौज जरूर होती है लेकिन वो दुश्मन मुल्क की होती है। और बहरहाल जो आपने बात की प्यूटन की और ट्रम्प की, शायद थोड़ी सी अनबन चल रही है, बिकॉज प्यूटन उनकी यानी ख्वाहिश के मुताबिक सीज फायर नहीं कर रहे। लेकिन उससे भी मेरा ख्याल है कि जेलेंस्की का ज्यादा कसूर है, कि जेलेंस्की ने जो अनप्रोवोक्ड रशियन एयर बेसिस के ऊपर हमला किया था ड्रोन से जाके, जिसमें उनका नुकसान भी हुआ था और उन्होंने बड़ा ओवरप्ले भी किया उसको कि हमने क्रिपल कर दिया रशिया को। तो अब उसके बाद प्यूटिन जो है वो सब्र नहीं करेगा जब तक वो जेलेंस्की को हंट नहीं करेगा। और मेरी इत्तला ये है कि रशियन केजीबी की टीम्स जो हैं वो यूक्रेन में, कीव में, मुख्तलिफ जगहों पे ट्रेस आउट कर रही हैं कि कहाँ पे जेलेंस्की छुपा हुआ है ताकि उसको टारगेट किया जा सके। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी लॉन्ग वॉर नाउ। मैसिव ब्लॉक। एनीवेज सर, एक इंटरेस्टिंग और मैं कह सकती हूँ कुछ फनी सा एक एलिमेंट है इस न्यूज़ में, जब बात करते हैं ईरानी सहाफ़ी की। उन्होंने ये दावा किया है, ये चलिए उनकी ओपिनियन हम कह सकते हैं, कि इज़राइल ने जादू टोनों या तावीज़ धागों के ज़रिए हम पर जंग की, हम पर हमला किया, ईरानी सरहदों पर कागज़ात कुछ ऐसे मिले रैप्ड, जिनमें कुछ ऐसी कलमात, या कलमात तो नहीं कह सकते, कागज़ात कुछ ऐसे इबारत मिले, इबारात होगी ना। इबारात, हाँ जी, लिख इबारात हाँ। मिले, आई रिपीट, कि सड़कों पर कुछ
ऐसे कागज़ात मिले जिन पे कुछ लिखा हुआ था। अब आप बताइए उस पर मोसाद की ट्वीट के ऊपर भी रीट्वीट किया है इज़राइली ओहदेदार ने कि नहीं जिन-भूत तो हर जगह मौजूद होते हैं, ऐसी चीज़ें चीज़ें तो हर जगह है। लेकिन ये चीज़ रीज़नेबल नहीं है कि कोई प्रेज़िडेंट किसी मुल्क का इज़राइली प्रेज़िडेंट जो मुल्क के हैं, वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होकर ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ को करें। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें कोई बईद नहीं है कि उसने किया हो। नेतन्याहू बहरहाल एक मुशरिक है, काफ़िर है और एक अनएथिकल इंसान है, जो बच्चों को मारता है, औरतों को मारता है और जो बूढ़ों को शिकार करता है। और कोई बईद नहीं है, मुझे इसमें हैरानी नहीं है। हालाँकि a साइंटिस्ट और a मॉडर्न पर्सन may laugh at it, but fact of the matter is कि जिसके पास जो भी हरबा है और ख़ास तौर नेगेटिव हरबा, वो उसको इस्तेमाल करने से नहीं छोड़ेगा। हमने देखा है, वो कोई नेगेटिविटी को नहीं छोड़ता, वो तो अस्पतालों पे बॉम्बिंग करता है, स्कूलों को शिकार बनाता है। तो उससे कोई बईद नहीं है कि उसने किया होगा टोना, मुझे कोई हैरानी नहीं है। ठीक हो गया। सर इमरान खान साहब की जो 90 डेज़ की तहरीक स्टार्ट होने वाली है, या आर या पार, हुकूमत रहे या ना रहे, हम ये बताएँगे दुनिया-दुनिया के कोने में जाकर, पाकिस्तान के कोने-कोने में कि अ, व्हाट डू वी स्टैंड फॉर और हमारा क्या स्टांस है, क्या दावा है, क्या होना चाहिए, तब्दीली क्या होती है? क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले हाँ, से? बड़ी अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि इमरान अपने तीनों बच्चों को, कासिम को, सुलेमान को और टेरियन को भी पाकिस्तान बुलाए और वो पाकिस्तान आएँ और वो आंसू गैस के शेल खाएँ और उनको पंजाब पुलिस बालों से पकड़ के खींचे, उनकी दुर्गत बनाए, उनके ऊपर लाठियाँ बरसाए और फिर उनको जेलों में बंद करे और उनके ऊपर पर्चे हों वहाँ पे और वो भुगतें उन सारों को, जो 2013 से पाकिस्तान के नौजवान बच्चों को इसने मेंटली और इमोशनली यरगमाल बनाया हुआ है और उनको जेलों की सैरें कराता है। तो बेहतर है ना कि इसके अपने बच्चे इन तमाम मज़ों से और तमाम आज़ादी से वो भी महज़ूज़ हों, वो भी एन्जॉय करें, वो भी लुत्फ़ उठाएँ इन चीज़ों का। कुछ नहीं बनना ऐसी तहरीकों का, जिसमें आप दूसरों के बच्चे मरवाते हैं और आपके बच्चे महफूज़ हैं, सबको अब पता है और वो टाइम खत्म हो गया, वो ज़माना चला गया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल ठीक बात की आपने कि जो भी हो, अमन-अमान की सूरत कायम हो, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो, ना कि कोई फ़साद बर्पा करने के लिए कोई ऐसी एक्टिविटीज़ की जाए। एनीवेज़, थैंक यू फॉर टुडेज़ थैंक यू, अपडेट्स। We'll get back to you, same in थैंक Mubashir यू। Rahman's channel. Looking for that, stay tuned. Allah Hafiz.